वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी का ये हमारा वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 2 से पहले वीडियो नंबर 1 आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके इसी YouTube चैनल के ऊपर अपलोड हो चुका है। उसमें हमने क्या देखा था, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, फिर उसकी डिफरेंट इकोनॉमी के अंदर क्या सोल्यूशन होते हैं। अब हम बात करते हैं इस वीडियो में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम शॉर्टकट में बोलते हैं पीपीसी। इसके दो तीन नेम कुछ और भी हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, या इसको ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी बोलते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है, सिंपल सा एक कर्व है। ये देखिए, जैसे ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, मैंने एक जो लाइन खींची है इसको मैं बोलता हूं कर्व। इसको हम बोलेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इकोनॉमिक्स के इस चैप्टर के बिहाफ पर हम पढ़ने जो जा रहे हैं, तो इस चैप्टर के अंदर हमको क्या देखना है, इस टॉपिक में हमको क्या देखना है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है। इट इज एन ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स। दो गुड्स की प्रोडक्शन के अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन है, जिसमें हमको रिसोर्सेज भी दिए हुए होते हैं और ये मानकर चलना होता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट है। क्या मतलब है इसका, रिसोर्सेज हमको ये मानकर चलना है कि हमारे पास दिए हैं और टेक्नोलॉजी भी क्या है, हमारी कांस्टेंट है, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आने वाला। कॉम्बिनेशन की क्यों बात कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास एक जमीन है, आपके पास एक लैंड है, उस लैंड के ऊपर आप कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो, तो उस प्रोडक्शन की जगह पे कुछ और प्रोडक्शन भी कर सकते हो, उसका प्रोडक्शन और कम करके दूसरी चीज का प्रोडक्शन और बढ़ा सकते हो, पहली वाली चीज का प्रोडक्शन थोड़ा और कम करके थोड़ा सा प्रोडक्शन और बढ़ा सकते हो। मतलब हमारे पास काफी सारे कॉम्बिनेशन क्रिएट होने स्टार्ट हो जाएंगे, हमारे पास काफी सारी पॉसिबिलिटीज आनी शुरू हो जाती हैं कि हम क्या क्या कितना कितना क्वांटिटी में इसका प्रोडक्शन करें, इसका कितना प्रोडक्शन करें, इसका कितना प्रोडक्शन और इसका कितना प्रोडक्शन करें। तो हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशन आने स्टार्ट होते हैं। मैं आपको अगर शॉर्टकट में एक बात और बोलूं, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज की शेड्यूल के ऊपर भी डिपेंड करता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज का शेड्यूल क्या है, ये हमारे पास एक सामने टेबल है जो मैंने आपके सामने बनाई हुई है, इसको हम बोलते हैं टेबल, या आप कह लीजिए कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का एक ये शेड्यूल है। तो ये शेड्यूल समझने से पहले हमको दो अजम्पशंस मानकर चलनी पड़ेंगी। अजम्पशंस क्या होती हैं, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमको टॉपिक सोल्व करने के लिए, समझने के लिए हमको ये मान के चलना पड़ेगा कि ये ऐसा ऐसा है, और हमको वही मानकर चलना पड़ता है। इस टॉपिक के अंदर हमको क्या एजम्पशन लेकर हमने चलनी है, जो मैंने आपके सामने पहले भी रिपीट किया। क्या रिसोर्सेज हमको दिए हुए हैं। मान लो अगर क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बोलता हूं कि हमारे पास 1 हेक्टर जमीन है, तो हम क्वेश्चन सोल्व करते हुए यही मानकर चलेंगे कि हमारे पास सिर्फ 1 हेक्टर की ही जमीन है, 1 हेक्टर से ज्यादा हमारे पास जमीन है ही नहीं। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी के अंदर कोई चेंज नहीं आने वाला है, टेक्नोलॉजी के अंदर कोई चेंज नहीं आने वाला है, टेक्नोलॉजी को हम क्या लेके चलने हैं, कांस्टेंट लेके चलने वाले हैं। और तीसरी बात, कॉम्बिनेशन हम सिर्फ दो चीजों का लेके चलने वाले हैं, ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन बिटवीन टू गुड्स। सिर्फ हम दो गुड्स के बीच का ही कॉम्बिनेशन लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमको अपना टॉपिक ये सोल्व करना है, समझना है। अब बात करते हैं कि हम कौन से शेड्यूल की बात कर रहे हैं, ये कैसा शेड्यूल है। इस शेड्यूल को समझ जाने से पहले मैं आपको ये एक ग्राफ जो मैंने अभी बस जनरेट किया है, मैं आपको समझा देता हूं। क्या, मान लीजिए आपके पास ये पूरी की पूरी जमीन है, ये जमीन है मान लो आपके पास 1 एकड़ की। इस एकड़ की जमीन के ऊपर आप क्या प्रोडक्शन कर रहे हो, 100 टन एप्पल्स का, 100 टन एप्पल आप इस जमीन के ऊपर प्रोड्यूस कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो। ये जमीन एप्पल के प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी है, आप इस जमीन का मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहे हो, इसीलिए आपको इस जमीन से 100 टन का प्रोडक्शन एप्पल का मिल रहा है। जमीन एप्पल के लिए ही बनी हुई है, मैं आपको बता रहा हूं अच्छे से। मान लो आप इस जमीन का यूज अब वीट के लिए करना चाहते हो, गेहूं के लिए यूज करना चाहते हो, तो आपको क्या लगता है कितनी पॉसिबिलिटीज निकल कर आएंगी। गेहूं का प्रोडक्शन हो जाएगा, मानते हैं हम, पर एप्पल के मुकाबले उतना रिजल्ट निकल कर नहीं आएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं सारी की सारी जमीन को खाली करके एप्पल का प्रोडक्शन बंद कर देता हूं और पूरी की पूरी जमीन मैं गेहूं उगाने के लिए, वीट को उगाने के लिए लगा दूं, तो क्या आपको लगता है कि 100 टन अगर एप्पल हमको पहले मिल रहा था, क्या अब भी 100 टन हमको क्या वीट मिल जाएगा उस जमीन से?
शायद पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो जाएंगी, क्योंकि ये जमीन एप्पल उगाने के लिए, एप्पल का प्रोडक्शन करने के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए अगर आप वीट का प्रोडक्शन करना चाहते हो तो आपको एप्पल का जमीन थोड़ा थोड़ा छोड़ना तो पड़ेगा, पर वीट का प्रोडक्शन उतना अच्छे से, उतना इक्वल क्वांटिटी के अंदर हो सकता है कि ना आए। तो क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? मान लीजिए मैंने इस टॉपिक के अंदर जमीन के मान लो 5 हिस्से किए हैं, हर हिस्से से हमको 20 लाख टन का एप्पल हमको प्रोडक्शन हो रहा है। इस जमीन के हिस्से से कितना प्रोडक्शन हो रहा है? 20 लाख टन, 20 लाख टन, 20 लाख टन, 20 लाख टन, 20 लाख टन। अगर मैं आपको कहूं कि मैं जमीन का ये हिस्सा एप्पल का यहां प्रोडक्शन करना बंद कर देता हूं, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर चलो अभी हम गेहूं उगा देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि गेहूं का प्रोडक्शन भी 20 लाख टन हो जाएगा? पॉसिबिलिटीज नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ये जमीन सिर्फ एप्पल उगाने के लिए बहुत अच्छी है। अगर मैं इस जमीन के ऊपर अगर वीट उगाता हूं तो यहां पर हो सकता है कि सिर्फ मुझे वीट का प्रोडक्शन कितना मिले? सिर्फ 10 लाख टन ही मिले, जबकि मैंने एप्पल का प्रोडक्शन कितना छोड़ा है? 20 लाख टन छोड़ा है। ऐसे करते करते मान लो अगले 20 लाख टन को छोड़ने के लिए, मान लो इस 20 लाख टन को भी अगर छोड़ता हूं, हो सकता है कि मुझे यहां से भी सिर्फ 20 लाख टन का ही मुझे प्रोडक्शन मिले, मुझे इससे ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है कि मुझे यहां से भी ना मिल पाए। पर फिर भी ये देखो कि मैंने एप्पल का प्रोडक्शन छोड़ा है 20 लाख टन और मुझे गेहूं का प्रोडक्शन कितना मिला है? सिर्फ 10 लाख टन मिला है, क्योंकि जमीन मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं एप्पल के लिए बहुत अच्छी है। तो ऐसे ही कुछ कॉम्बिनेशन हमको इस टेबल के शेड्यूल के अंदर मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में आप 100 लाख टन एप्पल प्रोड्यूस कर रहे हो, वीट का प्रोडक्शन तो हो ही नहीं रहा। अब फॉर एग्जांपल आपने एप्पल का प्रोडक्शन थोड़ा कम कर दिया, 90 लाख टन हो गया, वीट का प्रोडक्शन कितना हो गया आपका? 10 लाख टन। आपने थोड़ी सी और जमीन अब हमको ज्यादा छोड़नी पड़ेगी। आपने जमीन कितनी छोड़ी? तो जमीन ज्यादा छोड़ी तो क्या हुआ? उसका प्रोडक्शन तो थोड़ा सा ही बढ़ा है, पर यहां पे देखो एप्पल का प्रोडक्शन 20 लाख टन कम हो गया। फिर आपने 30 लाख टन छोड़ी है, एप्पल का प्रोडक्शन आपने 30 लाख टन छोड़ा है, वीट का प्रोडक्शन कितना बढ़ा है? 10 लाख टन छोड़ा है। देखो टेबल के अंदर ध्यान से देखो, स्टार्टिंग के अंदर आपने 10 लाख टन छोड़ा है, प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हुआ? 10 लाख टन का। अगली बार आपने प्रोडक्शन कितना छोड़ा है एप्पल का? 20 लाख टन का। वीट का कितना इंक्रीज हुआ? सिर्फ 10 लाख टन। अगली बार आपने प्रोडक्शन कितना छोड़ा एप्पल का? 30 लाख टन। प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हुआ? 10। अगली बार आपने जमीन 40 लाख टन के लिए भी छोड़ दी, आपने प्रोडक्शन खो दिया है अभी 40 लाख टन का, फिर भी वीट का प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हुआ है? 10 लाख टन ही इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे गैप देखो, 10 से 20 में गैप कितना है? 10। 20 से 30 में गैप कितना है? 10। 30 से 40 में गैप कितना है? 10। तो अल्टीमेटली पहले 10 लाख टन आपको गेन करने के लिए आपने एप्पल का प्रोडक्शन 10 लाख टन खोया है। अगला 10 लाख टन आपने गेहूं को उगाने के लिए आपने एप्पल का कितना प्रोडक्शन खो दिया है? 20 लाख टन खो दिया है। तो ये हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे करके हमारे पास अवेलेबल हो गए। कॉम्बिनेशन 1 ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, कॉम्बिनेशन डी एंड कॉम्बिनेशन ई। तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज। हमारे पास प्रोडक्शन की क्या पॉसिबिलिटीज हैं? ए बी सी डी, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन आ गए। अब इन कॉम्बिनेशन को अगर मैं ग्राफ में प्लॉट कर देता हूं और उन पॉइंट्स को अगर मैं मिला देता हूं तो उसको हम बोलेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका ये हम ग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में देखिए यहां पर हम ले लेते हैं वीट और यहां पे हम ले लेते हैं एप्पल। स्टार्टिंग में देखिए एप्पल का प्रोडक्शन कितना है? 100। वीट का प्रोडक्शन कितना है? ये आपका पॉइंट हो गया, मान लो 100 एप्पल का और वीट का कितना? 0। पहला कॉम्बिनेशन मान लो यहां पर। नेक्स्ट देखिए एप्पल का प्रोडक्शन आपने थोड़ा सा क्या किया है? कम किया है। यहाँ पे तो पूरा का पूरा 100 है। अभी ये मान लो आपने ये वाला पॉइंट आपने कैच किया, अभी 90 प्रोडक्शन एप्पल का और 10 किसका है? वीट का। एक नया पॉइंट आया। इसी तरह से हमारे पास कुछ पॉइंट आने स्टार्ट हो जाएंगे। इस पॉइंट के ऊपर ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा। इस पॉइंट के ऊपर क्या आया? 70 एप्पल का और 20 वीट का। इसी तरह से ही हमारा ये पॉइंट ऐसे ऐसे ड्रॉ होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये हमारा ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई का पॉइंट, जितने भी पॉइंट आएंगे उन पॉइंट्स को जब मैं मिला देता हूं, एक लाइन में खींच देता हूं, तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। हालांकि इस जगह पे भी हमारी जमीन का पूरा यूटिलाइज हो रहा है, इस जगह पे भी हमारी प्रोडक्शन का जमीन का पूरा यूटिलाइज हो रहा है, यहां पर भी हमारी जमीन पूरी यूटिलाइज हो रही है, इस पॉइंट पे भी हमारी जमीन पूरी यूटिलाइज हो रही है और इस पॉइंट के ऊपर भी हमारी जमीन पूरी फुल यूटिलाइज हो रही है। तो इसको हम बोलते हैं जब
अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस को मिला देते हैं एक लाइन से, तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बाद अब हम सिंपल सिंपल सी टर्म्स और सीख लेते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट्स ऑन पीपीसी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं। देखो ये कर्व है, ये अभी हमने पीछे वाले एग्जांपल में क्या देखा था कि इस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं इसका मतलब होता है कि हम अपने रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, मैक्सिमम यूज हम कर रहे हैं। मतलब जो भी ये पॉइंट है ना ए बी सी डी ई एफ जी, इसका मतलब है कि हमारे पास जो 1 हेक्टर जमीन थी उस हेक्टर जमीन का एग्जैक्टली यूज हो रहा है, हम फुल यूटिलाइज उसको कर रहे हैं। अभी जो इन पॉइंटों से अंदर का पॉइंट, हम एच पॉइंट की बात करें, ये वाला पॉइंट, मतलब ऐसा लगा लो कि हम अपनी पूरी जमीन का यूज नहीं कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे अंडर यूटिलाइजेशन और इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब हम एफिशिएंट तरीके से अपने संसाधनों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अब बात करें कि इन पॉइंटों से अगर बाहर की बात आई पॉइंट की, तो ये आई एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो हम प्राप्त ही नहीं कर सकते, जिसको हम बोलेंगे अनअटेनेबल एरिया, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। मतलब ये कॉम्बिनेशन तो कौन से हैं, सारे अटेनेबल हैं, चाहे वो ए बी सी डी ई एफ जी हैं चाहे एच हैं, ये सारे वो टारगेट है जिसको हम अचीव कर सकते हैं। इनके ऊपर हम रिसोर्सेज का प्रयोग करके, रिसोर्सेज का यूज करके अपने रिजल्ट गेन कर सकते हैं, पर ये हमारी पहुंच से बाहर है। तो ये हुआ हमारा पॉइंट्स ऑन पीपीसी का टॉपिक, अंडर यूटिलाइजेशन, फुली यूटिलाइजेशन एंड अंडर अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। अब बात आती है कि व्हाट, हाउ एंड टू हुम का टॉपिक। पिछली वाली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर ये प्रॉब्लम आती है, क्या प्रोडक्शन करें, कैसे करें, किसके लिए करें। ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इकोनॉमिक्स, इन क्वेश्चंस का सोल्यूशन कैसे करते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के साथ करते हैं। तो अब हम पहले व्हाट वाले क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करते हैं। व्हाट के अंदर हमने क्या देखा था, या तो हम कैपिटल गुड्स बनाएंगे या हम क्या बनाएंगे, कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं 2 गुड्स की बात लेके चलता हूं, ये गुड मान लो एक्स है, ये मान लो गुड वाई है। इसका मतलब है कि इस कॉम्बिनेशन के ऊपर एक्स, इस पॉइंट के ऊपर, इसका मतलब है कि एक्स का प्रोडक्शन इतना हो रहा है, वाई का प्रोडक्शन इतना हो रहा है। अब मान लो मेरे पास रिसोर्सेज फिक्स है, रिसोर्सेज मैं इंक्रीज नहीं कर सकता हूं, और मान लो अब मैंने एक्स का प्रोडक्शन इंक्रीज करना हो, एक्स का प्रोडक्शन अगर मुझे इंक्रीज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वाई का प्रोडक्शन मुझे कम करना पड़ेगा। तो वाई का प्रोडक्शन मैं कम कर देता हूं और एक्स का मैं इंक्रीज कर देता हूं। वाई का प्रोडक्शन कितना कम हो गया, इतना कम हो गया, और एक्स का प्रोडक्शन इतना बढ़ जाएगा। तो ये वाला एरिया, ये कह लीजिए कि एक्स के अंदर इतना इंक्रीज हो गया, तो ये हमारा एक नया कॉम्बिनेशन आ जाएगा। तो इस पॉइंट्स को अगर हम मिला देते हैं तो हमारा ये कह लो कि एक नया कर्व हमारा बन जाता है। वैसे ये कर्व बनकर ही हमारा पूरा मिलकर ही आएगा। तो अल्टीमेटली, तो अगर हम कैपिटल गुड्स ज्यादा बनाते हैं तो हमारी कंज्यूमर गुड्स कम रह जाएंगी, अगर अब कंज्यूमर गुड्स ज्यादा बनाते हैं तो कैपिटल गुड्स हमारी कम रह जाएंगी। तो इस बात का सॉल्यूशन भी जितने भी इकोनॉमिक्स होते हैं, अर्थशास्त्री होते हैं, वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के साथ ढूंढते हैं। फिर बात आती है हाउ। हाउ के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास 2 टेक्निक होती हैं, या तो लेबर से हम काम करवाएं। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में हम मान लो लेबर से काम करवा रहे हैं, तो हमारे पास हो सकता है कि रिसोर्सेज का भी अच्छे से यूज ना हो सकता है कि जो हमको डिजायर रिजल्ट हो उसके अंदर भी हमको रिजल्ट ना मिल पा रहा हो, प्रोडक्शन मान लो कम हो रहा होगा। अब मान लो लेबर से हटाकर मान लो अब हम थोड़ा मैकेनिकल सिस्टम की ओर आते हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करते हैं, मशीनों का यूज करते हैं। तो क्या होगा, हमारे रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइज होएगा और हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, मतलब ग्रोथ इन रिसोर्सेज। पहले हम किसका यूज कर रहे थे, लेबर का यूज कर रहे थे, अब हम किसका यूज कर रहे हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, मतलब मशीन्स का यूज कर रहे हैं। तो इससे हम प्रोडक्शन के अंदर भी हम ये डिसीजन कर सकते हैं कि प्रोडक्शन को कैसे करना है, या तो लेबर से करवाएं, अगर आपको मशीन से हेल्प लेना है तो इसका भी डिसीजन आप पीपीसी कर्व की हेल्प से आप ले सकते हो। फिर बात आती है टू हुम। अब मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि हमारी किसी भी कंट्री के अंदर अगर देखा जाए तो 2 टाइप के सेक्शन होते हैं, एक होता है पुअर सेक्शन और एक होता है रिच सेक्शन। अगर आप चाहते हो कि रिच सेक्शन के लिए ज्यादा प्रोडक्शन करें, तो रिच सेक्शन के लिए प्रोडक्शन करते करते आपके पास प्रॉफिट ज्यादा आएगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगी तो क्या होगा, उस कंट्री का ग्रोथ ज्यादा होता है।
पुअर सेक्शन के लिए अगर आप बनाते हो तो ये पीपीसी कर्व जो पीछे वाली लाइन है, जो ये वाली लाइन है, ये डिसाइड करती है कि ये पीपीसी कर्व किस लिए है, ये पुअर सेक्शन के लिए है। अगर हम अपने रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइज करते हैं, फुल यूटिलाइज करेंगे तो हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्शन बन पाएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्शन इससे क्या होगा, वो रिच फैमिलीज के लिए बन पाता है। मतलब टू whom is a problem to the distribution of the income, मतलब इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द फेवर ऑफ रिचर सेक्शन। ये प्रॉब्लम रिचर सेक्शन के लिए ही ज्यादा खड़ी होती है, क्योंकि हम अगर रिचर सेक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो क्या होगा, पुअर सेक्शन हमारा थोड़ा अवॉइड होता है। और किसी भी कंट्री के अंदर अगर हम रिच सेक्शन को अगर हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, हम ये बात भूल जाते हैं कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अगर अच्छे से होगा या नहीं होगा, इस बात को हम साइड में करके हम प्रोडक्शन अगर बहुत अच्छे से करते हैं तो क्या होगा, हमारे पास इनकम बहुत अच्छी आएगी, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत पैसा आएगा और हमारी कंट्री की ग्रोथ ज्यादा होती है। तो ये पीपीसी कर्व शो करता है पुअर सेक्शन के लिए, और ये पीपीसी कर्व शो करता है रिच सेक्शन के लिए। किसके लिए, रिच सेक्शन के लिए, हायर पोटेंशियल लेवल, और ये लोअर पोटेंशियल लेवल पे प्रूफ करता है। अब बात आती है कि रोटेशन एंड शिफ्ट का टॉपिक क्या होता है हमारा पीपीसी के अंदर। पहले हम बात करते हैं रोटेशन की। मान लो ये कर्व है, ये हमारा एक्स पॉइंट है, ये मान लो वाई पॉइंट है। रोटेशन के अंदर क्या होगा, एक पॉइंट हमारा फिक्स रहता है, दूसरा पॉइंट हमारा हिल जाता है, दूसरा पॉइंट हमारा मूव कर जाएगा। फॉर एग्जांपल वाई की प्रोडक्शन के अंदर कोई इंक्रीज नहीं हुआ पर एक्स की प्रोडक्शन हमारी इंक्रीज हो गई, इसको हम बोलेंगे रोटेशन। एक पॉइंट वाई वहीं का वहीं रहा है पर एक्स के अंदर ये एक्स क्या हो गया, अभी x1 बन गया। ऐसा भी हो सकता है कि y वहीं का वहीं रह जाए, x यहाँ पे आ जाए, तो ये हो भी सकता है। और रोटेशन इसका अपोजिट भी हो सकता है, मान लो x वहीं का वहीं रह जाए और y के अंदर मूवमेंट आ जाए। मतलब रोटेशन के अंदर सिंपल सी बात मैं आपको बोल देता हूँ, एक पॉइंट फिक्स रहेगा, दूसरा पॉइंट मूव हो जाएगा, दैट इज द रोटेशन। लाइक दिस, देखो ये मार्कर है, ये मार्कर मान लो ऐसे घूम जाता है, दिस इज अ रोटेशन, या ये मार्कर मान लो ऐसे है तो ये ऐसे घूम जाता है, दिस इज अ रोटेशन। अब बात करते हैं हमारी शिफ्ट की। शिफ्ट क्या होता है, शिफ्ट के अंदर देखो, मान लो ये पेन यहाँ पे है, इसको मैं उठा के यहाँ रख देता हूँ, दिस इज अ शिफ्ट, या यहाँ से मैं यहाँ पे ले आता हूँ, दिस इज ऑल्सो ए शिफ्ट। लाइक दिस इन द पीपीसी, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पीपीसी कर्व। नाउ पीपीसी कर्व इज लाइक दिस या दिस वन, या तो पीछे की तरफ या आगे की तरफ, आगे की तरफ जाता है था मतलब ग्रोथ हो रही है रिसोर्सेज के अंदर, अगर पीछे की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज की कमी की वजह से हमारा प्रोडक्शन कम हो रहा है या रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है।